कहानी की शुरुआत होती है छोटे कैनल से, जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को एक पहाड़ी हादसे में खो दिया था। अब वह एक मठ में रहता है और अपना ज्यादातर समय सुपर हीरो कॉमिक्स पढ़ने और दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने में बिताता है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। मठ के साधु उसे बताते हैं कि उसके चाचा देसर ने उसे अपने पास बुलाया है। देसर एक स्कूल चलाता है और कानूनी तौर पर वही कैनल का अभिभावक है। कैनल वहां से जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। लंबे सफर के बाद वह अपने चाचा और चाची के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। देसर और उसकी पत्नी रजनी उसे अपने परिवार पर बोझ समझते हैं और यहाँ तक कि अपने बेटे को भी उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। अगले दिन कैनल स्कूल जाता है। क्लास में अंग्रेजी का शिक्षक पढ़ा रहा होता है, लेकिन वह खुद ही कई शब्द गलत लिख देता है। जब कैनल यह देखकर हंस पड़ता है तो शिक्षक गुस्सा हो जाता है। कैनल विनम्रता से उसकी गलती बताने की कोशिश करता है, लेकिन शिक्षक अपनी गलती मानने के बजाय पूरी क्लास के सामने उसे सजा दे देता है। क्लास खत्म होने के बाद दो लड़के अरु और रॉनी उसके पास आते हैं। वे उसे समझाते हैं कि इस स्कूल में टीचर्स का ऐसा व्यवहार आम बात है और बेहतर होगा कि वह ज्यादा सवाल न पूछे। लेकिन कैनल को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कहता है कि बड़े लोग अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं और एक दिन वह इतना मजबूत बनेगा कि इस अन्याय को खत्म कर सके। घर लौटने के बाद भी उसकी हालत नहीं बदलती। वहां कोई उससे प्यार से बात नहीं करता और वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। समय बीतता है और उसके जन्मदिन पर सिर्फ उसके दोस्त अरु और रॉनी ही उससे मिलने आते हैं। दोनों उसे छोटे छोटे तोहफे देते हैं और फिर साथ खेलने चल पड़ते हैं। खेलते खेलते तीनों एक पुराने और वीरान मकान के पास पहुंच जाते हैं। अरु और रॉनी बताते हैं कि उस घर में भूत रहते हैं और वहां जाना खतरनाक है, लेकिन कैनल इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तब अरु उसे चुनौती देता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो अंदर जाकर दिखाए। कैनल बिना डरे उस खंडहर जैसे घर के अंदर चला जाता है। उसके दोस्त बाहर खड़े घबराते रहते हैं। कुछ देर बाद वह बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड उनके ऊपर से उड़ता हुआ निकलता है। तीनों बच्चे डर कर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते उनकी नजर एक रहस्यमयी आदमी पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक बड़ी कुदाल होती है। बच्चे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वह कोई काला जादू करने वाला आदमी है जो उन्हें पकड़ना चाहता है। डर के मारे वे तुरंत दिशा बदलकर वहां से भाग निकलते हैं। उधर दूसरी तरफ देसर एक सरकारी अधिकारी से मिल रहा होता है। वह अपने एक कर्मचारी को शाही परिवार का सदस्य बनाकर अधिकारी के सामने पेश करता है ताकि उसे प्रभावित कर सके और ज्यादा फंड हासिल कर सके। अधिकारी उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन तभी ऑडिट विभाग की एक महिला अधिकारी वहां पहुंचती है। महिला साफ शब्दों में देसर पर आरोप लगाती है कि उसने सरकार से मिले पैसों में से 60 लाख रुपए गबन कर लिए हैं और उन्हें अपने निजी खाते में डाल दिया है। अब वह उससे इस पूरे मामले का जवाब मांगती है। यहीं से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि जल्द ही कैनल की मुलाकात एक ऐसे रहस्यमयी जादूगर से होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा और उसे एक असली सुपरहीरो में बदल देगा। उधर ऑडिट ऑफिसर की जांच से देसर बुरी तरह घबरा जाता है। उसे डर होता है कि अगर सच सामने आ गया तो वह जेल पहुंच जाएगा। तभी उसे अपने छोटे भाई की छोड़ी हुई 70 लाख रुपए की रकम याद आती है, जो कानूनी तौर पर कैनल को उसके 21 साल का होने पर मिलने वाली है। देसर और उसकी पत्नी रजनी लालच में आ जाते हैं। दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि अगर कैनल ही दुनिया में नहीं रहेगा तो सारा पैसा उनके हाथ लग जाएगा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए देसर कैनल को भारत के सबसे बड़े थीम पार्क में घुमाने ले जाता है। बाहर से वह एक प्यार करने वाले चाचा जैसा दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। पार्क पहुंचने के बाद वह बार बार कैनल को खतरनाक राइड्स पर बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन कैनल डर जाता है और कहता है कि वह तभी बैठेगा जब उसका चाचा भी उसके साथ बैठेगा। मजबूर होकर देसर उसके साथ रोलर कोस्टर में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही राइड शुरू होने वाली होती है वह चुपके से कैनल की सीट लॉक कर देता है और खुद नीचे उतरकर वहां से भाग जाता है। राइड खत्म होने के बाद कैनल अपने चाचा को ढूंढने लगता है। वह दौड़ता हुआ घाट तक पहुंचता है, लेकिन तब तक देसर जिस फेरी में बैठा होता है वह काफी दूर निकल चुकी होती है। दूसरी तरफ देसर अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि सबको बता दो कि कैनल एक ट्रेन हादसे में मर गया है।
पूरे गांव में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। इधर कैनल अकेला, भूखा और परेशान सड़कों पर भटक रहा होता है। खाना खाने के लिए जैसे ही वह कहीं बैठता है, कुछ बेघर लोग उसका खाना छीनने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक लड़की वहां आती है जिसका नाम कीतू होता है। वह उन लोगों को भगा देती है और कैनल की मदद करती है। इसके बाद वह उसे उस पुराने थिएटर के गोदाम में ले जाती है जहां वह खुद रहती है। उधर गांव में स्वामी देव नाम का ढोंगी बाबा लोगों को बहका रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि कैनल उस भूतिया घर में गया था तो वह इस बात का फायदा उठाता है। वह पूरे गांव को यकीन दिला देता है कि कैनल पर भूतों का साया था और उसी वजह से वह गायब हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस वीरान घर में रहने वाला रहस्यमयी आदमी दूर से यह सब देख रहा है। गोदाम में कैनल और कीतू अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बताते हैं। कीतू को लगता है कि शायद कैनल के चाचा उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वह उसे वापस घर पहुंचाने का फैसला करती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि देसर ने ही उसे जानबूझकर छोड़ दिया है। अगली सुबह गांव में कैनल का नकली अंतिम संस्कार होता है। देसर एम्बुलेंस में एक लाश जैसा कुछ लेकर आता है और पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो देसर और उसकी पत्नी अकेले में हंसने लगते हैं। तब पता चलता है कि वह कोई असली लाश नहीं बल्कि एक गुड़िया थी। इसके बाद देसर सबके सामने उसी गुड़िया का अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ ही दिनों में उसे कैनल की विरासत के 70 लाख रुपए का चेक मिल जाता है। पैसा मिलते ही दोनों पति पत्नी अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। इधर कैनल और कीतू गांव लौटने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में थिएटर का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। दोनों किसी तरह भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर कीतू कैनल को ट्रेन में बैठा देती है और खुद दोनों के लिए खाने का सामान लेने चली जाती है। लेकिन तभी रेलवे कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं और हिरासत में ले जाते हैं। उसी समय ट्रेन चल पड़ती है। कैनल घबराकर दरवाजे तक पहुंच जाता है और ट्रेन से कूदने की सोचता है। कीतू उसे देखकर जोर से चिल्लाती है और समझाती है कि ऐसा मत करो। वह कहती है कि अभी अपने गांव जाओ, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। मजबूरी में कैनल उसकी बात मान लेता है। लंबा सफर तय करने के बाद वह आखिरकार अपने गांव के बाहर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही एक दुकानदार उसे देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। गांव के बाहर पहुंचने के बाद कैनल को कुछ भी अजीब नहीं लगता और वह आराम से शहर की तरफ चलने लगता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। खुद को बचाने के लिए वह एक सफेद रेनकोट पहन लेता है और अपने रोलर स्केट्स पहनकर आगे बढ़ता है। लेकिन गांव वालों के लिए यह नजारा बिल्कुल अलग था। सफेद कपड़ों में, बारिश के बीच और धुंध में चलते हुए कैनल किसी भूत जैसा दिखाई दे रहा था। जिसने भी उसे देखा, उसे लगा कि कैनल की आत्मा वापस आ गई है। डरे हुए लोग भागकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। उधर कैनल को समझ ही नहीं आता कि आखिर सब उससे डर क्यों रहे हैं। कुछ देर बाद देसर का बेटा घर पहुंचता है और अपने पिता को बताता है कि उसने कैनल का भूत देखा है। ये सुनकर देसर के होश उड़ जाते हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका राज सबके सामने न आ जाए। घबराहट में वह एक चाकू उठाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार वह कैनल का काम हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन देसर को पता नहीं होता कि कैनल खिड़की के बाहर खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा है। अपने चाचा की सच्चाई जानकर वह डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। देसर भी उसके पीछे निकलने वाला होता है, लेकिन तभी गांव वाले उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे कथित भूत के बारे में बताने लगते हैं। मौका देखकर कैनल जंगल की तरफ भाग जाता है और छिपने के लिए उसी पुराने वीरान घर में पहुंचता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि कुदाल वाला रहस्यमयी आदमी सच में उसी घर में रहता है। जैसे ही वह आदमी कैनल को देखता है, उसे वहां से निकल जाने को कहता है। कैनल उसे डराने के लिए भूत बनने का नाटक करता है, लेकिन आदमी बिल्कुल नहीं डरता और उसे बाहर निकाल देता है। मजबूर होकर कैनल उसे पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि उसका चाचा उसे मारना चाहता है और उसके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। काफी समझाने के बाद वह आदमी उसे एक रात रुकने की इजाजत दे देता है। अगली सुबह कैनल घर की जांच पड़ताल करने लगता है। तभी उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो नीचे तहखाने में जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां एक शानदार लैब बनी हुई थी जिसमें तरह तरह की मशीनें और वैज्ञानिक उपकरण रखे थे। कैनल को लगता है कि यह आदमी कोई जादूगर है, लेकिन तभी वह आदमी वहां आ जाता है और बताता है कि यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। वह खुद एक वैज्ञानिक है। उधर गांव वाले उस घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और कैनल की आत्मा को भगाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिक बाहर जाकर उनकी बातें सुनता है और समझ जाता है कि पूरे गांव के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं।
तभी उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। वह कैनल से कहता है कि अगर लोग सच और विज्ञान को समझ जाएं तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। वह चाहता है कि दोनों मिलकर देसर और गांव के अंधविश्वास के खिलाफ लड़ें, लेकिन शुरुआत में कैनल मना कर देता है। वह कहता है कि उसे सिर्फ कीतू के पास वापस जाना है। फिर जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपने दोस्त और गांव के बाकी बच्चे याद आते हैं जो रोज अन्याय और झूठ का सामना कर रहे हैं। अब कैनल अपना फैसला बदल देता है। वह वैज्ञानिक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है उसकी कड़ी ट्रेनिंग। कई दिनों तक वह नई नई चीजें सीखता है, जबकि वैज्ञानिक उसके लिए एक खास सुपर हीरो सूट तैयार करता है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब कैनल एक सुपर हीरो बन जाता है। वह अपने नए नाम जाकन को चुनता है और फैसला करता है कि अब वह गलत लोगों को सबक सिखाएगा। उसका पहला निशाना होता है उसके चाचा का स्कूल, जहां बड़े लोग बच्चों से जबरदस्ती काम करवाते हैं। जाकन पेड़ों के पीछे छिपकर देसर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाता है। गुस्से में कर्मचारी उसे पकड़ने जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी जाकन अपने वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करके ऐसा दिखाता है जैसे वह धुंध के बीच हवा में उड़ रहा हो। यह देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। फिर वह अपने जेट पैक की मदद से सचमुच आसमान में उड़ने लगता है, जिससे लोगों का डर और बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वह स्कूल की छत पर दिखाई देता है और सबके सामने अपना परिचय देता है। वह कहता है कि यह तो बस शुरुआत है और जल्द ही वह फिर लौटेगा। इतना कहकर वह धुंध में गायब हो जाता है। जब देसर को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत समझ जाता है कि जाकन और कोई नहीं बल्कि कैनल है। लेकिन जहां उसकी पत्नी डर जाती है, वहीं देसर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वह कैनल को रोकने के लिए कोई नई चाल चलने वाला है। उधर वीरान घर में कैनल और वैज्ञानिक अपने सूट को और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। इसी दौरान कैनल को घर में एक पुराना संदूक मिलता है। उसमें रखे दस्तावेज देखकर वह हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि यह साधारण आदमी नहीं बल्कि मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर रॉय है, जो कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। सच्चाई जानकर कैनल हैरान रह जाता है और डॉक्टर रॉय से पूछता है कि अगर वह इतने बड़े वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने इतने सालों तक गांव वालों को अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। जब कैनल बार बार सवाल पूछता है तब भी डॉक्टर रॉय कुछ नहीं बताते। इससे नाराज होकर कैनल कहता है कि अगर वह सच नहीं बताएंगे तो वह उनकी मदद नहीं करेगा और वहां से जाने लगता है। अब डॉक्टर रॉय के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वह अपनी पूरी कहानी कैनल को बता देते हैं। रॉय बताते हैं कि एक समय वह देश के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक थे। अपने काम में बड़ी सफलता मिलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह अपने गांव लौटकर विज्ञान की मदद से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। लेकिन गांव पहुंचते ही उन्हें एक कड़वी सच्चाई का पता चला। देसर और स्वामी देव गांव वालों की आस्था का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। दोनों ने अंधविश्वास फैलाकर पूरे गांव को अपने कब्जे में कर रखा था। जब डॉक्टर रॉय ने उनकी पोल खोलने की कोशिश की तो दोनों ने मिलकर उनका घर जला दिया। इतना ही नहीं, गांव वालों को भी यकीन दिला दिया कि यह भगवान की सजा है और किसी को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। सब कुछ खोने के बाद रॉय अकेले पड़ गए। मजबूरी में उन्होंने उस वीरान घर में शरण ली जहां कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं रहकर वह अपने वैज्ञानिक प्रयोग करते रहे। पूरी कहानी सुनने के बाद कैनल को रॉय की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह फिर से उनका साथ देने का फैसला करता है। इसके बाद जाकन एक बार फिर स्कूल में दिखाई देता है। इस बार वह ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है कि देसर एक चोर है। फिर रॉय की मशीनों की मदद से क्लासरूम की मेज और कुर्सियां हवा में उड़ने लगती हैं और सीधे देसर की तरफ बढ़ती हैं। यह देखकर स्कूल के सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। जब सबका ध्यान उसकी तरफ होता है तब जाकन एक एम्पलीफायर की मदद से अपनी आवाज पूरे स्कूल में पहुंचाता है। वह सबके सामने देसर पर आरोप लगाता है कि उसने स्कूल के लाखों रुपए चुराए हैं और बच्चों का हक मारा है। इसके बाद वह एक शक्तिशाली लाइट का इस्तेमाल करके सूरज की किरणों को देसर के कपड़ों पर डाल देता है। कुछ ही सेकंड में उसके कपड़ों में आग लग जाती है। देसर के कर्मचारी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और आग बुझाने की कोशिश में उसी की धुनाई कर देते हैं। इतना ही नहीं, जाकन स्कूल के बीचों बीच लगी देसर की बड़ी मूर्ति भी गिरा देता है। अब बच्चों की नजर में जाकन एक असली हीरो बन चुका था। सभी बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जाकन से प्रेरित होकर स्कूल के बच्चे भी बदलने लगते हैं। वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं और बेवजह मिलने वाली सजा का विरोध करने लगते हैं। यह देखकर स्कूल के कर्मचारी घबरा जाते हैं और सलाह लेने चर्च पहुंचते हैं।
वहां देसर और स्वामी देव फिर से लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि जाकन कोई साधारण भूत नहीं है और उसे हराने के लिए लोगों की आस्था की जरूरत होगी। तभी अचानक चर्च का माइक्रोफोन अपने आप हिलने लगता है और लगभग स्वामी देव के हाथ से छूट जाता है। फिर भी वह लोगों को डराते हुए कहता है कि जाकन काला जादू करता है और गांव पर बुरा साया बनकर आया है। उसी समय गांव की बड़ी घड़ी तेजी से घूमने लगती है। मौका देखकर स्वामी देव घोषणा करता है कि वह एक खास पूजा करेगा जिससे सभी बुरी आत्माओं का अंत हो जाएगा। लोग एक बार फिर उसे अपना रक्षक मानने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। अंधेरे के बीच जाकन आसमान में उड़ता हुआ सबके सामने दिखाई देता है। उसे देखकर लोग डर कर बाहर भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा पहले से बंद होता है। इसके बाद जाकन 3 रंगीन गेंदें देसर, स्वामी देव और उनके साथियों पर फेंक देता है, जिससे सभी पर रंग के निशान लग जाते हैं। किसी तरह लोग दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी जाकन चर्च की छत पर दिखाई देता है। वह जोर से कहता है कि अगर लोग अपने डर और अंधविश्वास को छोड़ दें तो कोई भी उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। वह सबके सामने देसर और स्वामी देव को सजा देने की बात करता है। यह सुनकर दोनों ठग वहां से भाग खड़े होते हैं। अपनी बात खत्म करके जाकन फिर से धुंध में गायब हो जाता है। इस घटना के बाद गांव के लोगों की आंखें खुलने लगती हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि इतने सालों से उनके साथ धोखा हो रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है। रॉनी दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त कैनल अब इस दुनिया में नहीं है। उधर झाड़ियों के पीछे छिपा कैनल अपने दोस्तों को देख रहा होता है। उसका मन करता है कि वह जाकर सबको सच बता दे, लेकिन डॉक्टर रॉय उसे रोक लेते हैं। रॉय कहते हैं कि अगर अभी उसने अपनी पहचान खोल दी तो उनकी पूरी योजना खराब हो जाएगी। यह बात कैनल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कहता है कि वह बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता है और कीतू के साथ रहना चाहता है, लेकिन डॉक्टर रॉय की सोच कुछ और ही थी। डॉक्टर रॉय कैनल की भावनाओं को समझ नहीं पाते। वह उससे कह देते हैं कि कीतू कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर कैनल बहुत दुखी हो जाता है। उस रात वह बिस्तर पर लेटा हुआ कीतू के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को याद करता रहता है और सोचते सोचते सो जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि उसी समय कीतू सुधार गृह से निकल चुकी है और उसे ढूंढते हुए गांव के बाहर पहुंच गई है। गांव में पहुंचकर कीतू एक दुकानदार को कैनल की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वह यहाँ रहता है, लेकिन दुकानदार उसे बताता है कि कैनल तो कई हफ्ते पहले मर चुका है। यह सुनकर कीतू को बड़ा झटका लगता है। फिर भी वह हार नहीं मानती और गांव के दूसरे लोगों से पूछती है, लेकिन हर किसी का जवाब एक जैसा होता है। सभी लोग उसे बताते हैं कि कैनल अब इस दुनिया में नहीं है। उदास होकर कीतू जंगल में भटक रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर रॉय से हो जाती है। रॉय उसे तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन उसे सीधे कैनल के पास ले जाने के बजाय वह एक और योजना बनाते हैं। वह कैनल को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं और एक बड़ा ट्रैम्पोलिन लगाकर उसे ऊंची छलांग लगाने को कहते हैं। जैसे ही कैनल हवा में ऊपर जाता है, उसकी नजर दूर खड़ी कीतू पर पड़ती है। कीतू को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर से उसका नाम पुकारता है और दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है। कीतू भी राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कैनल जिंदा है। इसके बाद दोनों वीरान घर वापस आते हैं और कैनल उसे अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताता है। लेकिन कीतू डॉक्टर रॉय से खुश नहीं होती। वह कहती है कि रॉय अपने बदले की लड़ाई में एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह फैसला करती है कि अगले दिन वह कैनल को अपने साथ ले जाएगी। कैनल उसे समझाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर रॉय ने उसे मजबूर नहीं किया, वह खुद जाकन बना क्योंकि वह बच्चों की जिंदगी बदलना चाहता था। लेकिन कीतू उसकी बात नहीं समझती और उसे सोने भेज देती है। रात को उदास कैनल चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान देसर के आदमी उसे देख लेते हैं और उसकी खबर तुरंत देसर तक पहुंचा देते हैं। खतरे से अनजान कैनल अपने दोस्तों अर्रू और रॉनी के घर पहुंचता है। वह पहली बार उन्हें सच बताता है कि वह कोई भूत नहीं बल्कि जिंदा है। तीनों दोस्त काफी देर तक बातें करते हैं। कैनल उन्हें बताता है कि शायद वह अगली सुबह गांव छोड़ देगा। साथ ही वह उनसे कहता है कि वे उसे कभी न भूलें और जाकन की तरह हमेशा सही बात के लिए खड़े रहें। कुछ देर बाद कैनल वापस लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक देसर अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है। कैनल किसी तरह बच जाता है और जंगल की तरफ भागता है। देसर उसका पीछा करते करते स्कूल तक पहुंच जाता है। स्कूल में कैनल एक अलमारी के अंदर छिप जाता है, लेकिन काफी खोजबीन के बाद देसर उसे ढूंढ लेता है। इसके बाद वह कैनल का गला दबाने लगता है। डर के बावजूद कैनल हिम्मत नहीं हारता। वह कहता है कि जाकन कभी हार नहीं मानेगा।
फिर वह देसर को जोरदार लात मारकर वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वह स्कूल की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह छत के किनारे लटक जाता है। अब उसकी जान खतरे में होती है। कैनल अपने चाचा से मदद मांगता है, लेकिन देसर उसे बचाने के बजाय सिर्फ खड़ा होकर देखता रहता है और अगले ही पल कैनल नीचे गिर जाता है। देसर को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वह अपने ऑफिस में पहुंचता है, उसके सामने जाकन की आत्मा दिखाई देने लगती है। वह जहां भी देखता है उसे जाकन ही नजर आता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर कई जाकन उसे घेर लेते हैं और उससे सच कबूल करवाते हैं। घबरा कर देसर सब कुछ मान लेता है। वह बता देता है कि उसने ही कैनल को थीम पार्क में छोड़ा था, पैसे के लिए उसकी मौत का नाटक रचा था और उसे छत से गिरने दिया था। लेकिन तभी सारे जाकन अपने मास्क उतार देते हैं। असल में वे कैनल के दोस्त थे जिन्होंने मिलकर यह चाल चली थी। उसी समय डॉक्टर रॉय और कीतू वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कैनल जिंदा तो है, लेकिन गिरने की वजह से बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है। वे उसे तुरंत वीरान घर लेकर जाते हैं। डॉक्टर जांच करके बताते हैं कि उसकी हालत इतनी गंभीर है कि उसे कहीं और ले जाना भी खतरनाक हो सकता है। अब डॉक्टर रॉय, कीतू और गांव के लोग उसके ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उस घर के बाहर जमा हो जाते हैं। सब लोग कैनल के लिए दुआ करते हैं, खासकर बच्चे जो लगातार जाकन जाकन कहकर उसका हौसला बढ़ाते रहते हैं। अपने दोस्तों की आवाज सुनते हुए कैनल को अपनी जिंदगी के सारे अच्छे पल याद आने लगते हैं। आखिरकार उसे होश आ जाता है। जैसे ही वह आंखें खोलता है, वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। लोग अंधविश्वास छोड़ चुके थे और सच को स्वीकार कर चुके थे। देसर को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं स्वामी देव को गांव से निकाल दिया जाता है। कुछ समय बाद पुराने वीरान घर को नया रूप दिया जाता है। डॉक्टर रॉय वहां एक साइंस स्कूल शुरू करते हैं, जहां बच्चे विज्ञान सीख सकें और अंधविश्वास से दूर रह सकें। अब कैनल, कीतू, डॉक्टर रॉय और बाकी बच्चे एक परिवार की तरह साथ रहने लगते हैं। आखिरकार कैनल को वह घर और अपनापन मिल जाता है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। और इसी के साथ 2011 की शानदार सुपर हीरो फिल्म जाकन की कहानी यहीं खत्म होती है।